स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी से सबसे पहला चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स। देखो मैप्स क्या होते हैं एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी इनका क्या इंपॉर्टेंस है मैप्स का। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली अपनी जिंदगी में गूगल मैप यूज करते ही हैं रास्ता ढूंढने के लिए, है ना। अर्थ जो है हमारा, द अर्थ इज अ ह्यूज प्लैनेट विथ वेरीड रिलीफ फीचर लाइक माउंटेन्स। रिलीफ फीचर्स यानी कि इन फीचर्स की बात कर रहे हैं, जैसे पहाड़ हैं, प्लेट्यूज हैं, वैलीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं एंड ओशियंस। तो अलग अलग तरीके के वेरीड रिलीफ फीचर्स हैं हमारे अर्थ पे ड्यू टू इट्स इनॉर्मस साइज एंड स्फेरिकल शेप। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा साइज और स्फेरिकल गोलाकार शेप। इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू द एंटायर अर्थ एट द सेम टाइम। तो इन दो वजह से, एक तो बहुत इनॉर्मस साइज का होना, बहुत बड़े साइज का होना, और दूसरा इसका स्फेरिकल होना, इसकी वजह से एक टाइम में पूरे अर्थ को देख पाना मुमकिन नहीं है। देखो एक ही साइड दिखेगा, दूसरा साइड उस साइड हो जाएगा, और इसी की वजह से डे एंड नाइट भी होता है। Consequently, it is not possible to represent the whole Earth on a flat surface। और इसी की वजह से और क्या है इसके रिजल्ट में, देखो कि स्फेरिकल शेप है, बहुत बड़ा साइज का है, तो इसीलिए एक शीट पे इसको दर्शा पाना भी मुमकिन नहीं होता है। तो दिस डिफिकल्टी हैज बीन रिसॉल्व्ड बाय यूजिंग वेरियस मॉडल्स ऑफ द अर्थ लाइक द ग्लोब्स एंड द मैप्स। तो ये जो परेशानी है ना, इसको कैसे सॉल्व किया गया है, अलग अलग मॉडल्स जो है अर्थ के बनाए गए हैं। जैसे ये आप ग्लोब देख सकते हो, कई बार जो है डिस्क पे आपको देखने को मिलेगा स्कूल में या फिर लाइब्रेरी वगैरह में भी, लोग अपने घरों में भी रखते हैं इसको। तो ये आपका ग्लोब है, और ये ग्लोब कैसा है, 3D शेप है। और दूसरा आपका ये दिख रहा है, ये आपका मैप है, ठीक है। ग्लोब क्या है, जैसा हमने बताया, इज अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, यानी 3D शेप में ये दिखाता है, 3D शेप है ये अर्थ का। इट इज द ओनली ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। देखो इसका टिल्टेशन भी दिखाया हुआ है, डायरेक्शन ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये वेस्ट रहेगा, ये ईस्ट रहेगा। ये आपका ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, इंडिकेटिंग इट्स शेप, डायरेक्शन, एरिया एंड अदर फीचर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। इवन इसके ऊपर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओशियन, सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहता है। हाउएवर अ ग्लोब हैज सर्टेन लिमिटेशन। अब सब कुछ होने के बावजूद इसमें लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीजों के बाद, तो यहाँ देख रहे हो पर्टिकुलरली क्या दिखा रहा है, ये एरिया दिखा रहा है, सीज दिखा रहा है, और जगह के नाम होंगे, माउंटेन के नाम होंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड स्पेस की वजह से इट कैन नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल फीचर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। जैसे माउंटेन्स की बात की हमने, प्लेन्स की बात की हमने, वेजिटेशन की बात कर ले हम लोग, या फिर बाउंड्रीज की बात कर ले, तो बाउंड्रीज तो मेनली यहाँ पे देखो है, ये बॉर्डर लाइन बाउंड्रीज हैं। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल फीचर हैं जिनको इस पे दिखा पाना, दर्शा पाना मुमकिन नहीं है कि भाई कहाँ पे माइंस हैं आपके, कहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल है नहीं। तो फर्दर टोपोग्राफिक डिटेल कैन नॉट बी शोन ऑन ग्लोब। तो जो डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स जैसे कि कहाँ पे रेलवे लाइंस वगैरह हैं, किधर एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, कहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं, कौन कौन से हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आपके टोपोग्राफिकल डिटेल हैं जो कि इसके ऊपर डिपेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, एक लिमिटेड स्पेस है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे घर के बराबर हम ग्लोब बना दें, है ना, फिर उसको देखना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर ग्लोब का साइज आप बढ़ाते चले जाओगे तो फिर क्या आएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या अर्थ के इतना बराबर बनाओगे या बहुत बड़ा घर के बराबर बनाओगे तो भी उसको फिर देखना मुश्किल हो जाएगा। Therefore, to represent 3 dimensional feature like mountains, valleys, rivers and geographical phenomena, special techniques are used so that these features can be drawn on a uniform basis। तो इसीलिए इन फीचर्स को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टेक्निक,
खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तकनीक का नाम क्या है? कार्टोग्राफी। दिस आर्ट, ये जो कला है, एंड साइंस ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ठीक है, मैप क्या होता है? मैपिंग है ना, आर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दिस आर्ट एंड साइंस ऑफ मैपिंग, है ना, तो इसको कार्टोग्राफी कहते हैं। तो अब ये मैप होता क्या है? तो मैप को डिफाइन किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट शोइंग नेचुरल और मैन मेड फीचर्स ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो मैप क्या है? रिप्रेजेंटेशन है किसका? अर्थ के सरफेस का। अर्थ का जो सरफेस है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, दिखाता है, या अर्थ के किसी हिस्से को ये दर्शाता है और दिखाता क्या है? नेचुरल यानी प्राकृतिक तौर पे जो पहाड़ है, नदियां हैं, समंदर है, वो सब दिखाएगा, या मैन मेड फीचर दिखाएगा, घर है, मकान है, बिल्डिंग वगैरह है ना, एयरपोर्ट वगैरह है, उन सब चीजों को। This description of the Earth's surface help us to understand various types of phenomena such as soil, climate, vegetation, rivers, mountains, volcanic eruption and earthquake as well as their interrelationship. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन यानी कि ये जो मैन मेड और नेचुरल फीचर्स को दिखाया जाता है मैप के ऊपर, तो ये हमको मदद करता है समझने में। क्या मदद करता है समझने में? बहुत सारे फिनोमेना, जैसे कि सॉइल को समझने में, क्लाइमेट, वहां की वनस्पतियां, नदियां, पहाड़, यहाँ वहां पे जो वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी वगैरह का फटना, अर्थक्वेक वगैरह, एज वेल एज इंटर रिलेशनशिप यानी इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो सब भी हमको जानकारी इससे मिलती है। विथ the advancement of cartographic technique, map have become more accurate and give precise and greater detail. तो ये जो एडवांसमेंट हुई है कार्टोग्राफिक तकनीक की, इसकी वजह से मैप वगैरह अब ज्यादा एक्यूरेट हो गए हैं। 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर एक्यूरेट आपको अब मैप मिलता है। कभी लाइव लोकेशन किसी को एक दूसरे को भेज के देखना व्हाट्सएप पे, या फिर गूगल से भी भेज के देखो तुम मैप से, एग्जैक्ट बिल्कुल लोकेशन एकदम बिल्कुल आप बगल में खड़े हुए मिलोगे। और ये चीजें भी ऐसा नहीं है, पहले जब मैप्स नहीं हुआ, जब पहले ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था, तो भी ये जो मैप्स थे बहुत मेन रोल प्ले करते थे, है ना। स्केल फैक्टर दिया होता है, देखो जैसे यहाँ पे स्केल फैक्टर दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से किसी भी जगह की जो है दूरी निकाल ली जाती थी, है ना, और उसी के हिसाब से जो है लोग ट्रेवल करते थे। एलिमेंट्स ऑफ मैप, एक मैप के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो 6 एलिमेंट्स मेनली होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो टाइटल है। टाइटल यहाँ पे मेंशन है कि जैसे ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, यानी ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज को दिखा रहा है, स्टेट्स को मेंशन कर रहा है, स्टेट्स की बाउंड्रीज को मेंशन कर रहा है। It indicate the subject of the map, distribution of natural vegetation, water bodies, climate, etc. तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है कि किस तरह से इंडिया हमारा अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। दूसरा जो फीचर है, एलिमेंट है, सॉरी, वो है स्केल। It denotes the relationship between the map distances and the actual ground distances. अब ये मैप और एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस का यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रहा है, ये स्केल है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप पे होगा तो 36 इंटू 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर एक्चुअल में वो डिस्टेंस होगा। ये स्केल दिखाता है, ठीक है, इतना होगा वो। अलग अलग स्केल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन, ये भी एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। इट रेफर्स टू द कार्डिनल डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कन्वेंशनली अ मैप इज अलाइंड विद द नॉर्थ टुवर्ड द टॉप। नॉर्थ हमेशा कहां रहता है? टॉप पे, और यहीं से अलाइंड रहता है आपका मैप। तो नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, वेस्ट इधर और ईस्ट इधर। देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? मेंशन है मैप के ऊपर, और ये भी क्या है? एलिमेंट है मैप का। इसके बाद है ग्रिड सिस्टम।
क्या होता है ये? इट इज अ नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट हेल्प इन पिन पॉइंटिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ मैप यूजिंग अ ग्रिड इज फॉर्म्ड बाई लाइन which is formed by lines of latitude and longitude। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप यहां पे देख सकते हो, है ना, कि ये जो लाइंस जा रही हैं और ये जो दो लाइंस के बीच में, है ना, दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है यही क्या है? आपका ग्रिड सिस्टम है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्लास 9 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि नंबरिंग होती है जिसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि आखिर कौन से ग्रिड में पर्टिकुलर एरिया फॉल कर रहा है, और इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं? तो these symbols are used to represent different objects such as road, railways, river, canals, mountain, oceans, etc. देखो यहां पे जैसे ये मैप है, कन्वेंशनल साइन कह रहा है कि कुछ निशान होते हैं या कुछ सिंबल्स वगैरह चिन्ह होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है मैप के ऊपर रख दिया। अब मैप के ऊपर यहाँ पे देखो अलग शेप बना है ब्लू कलर का, यहाँ पे ब्राउन कलर का बना हुआ है, यहाँ पिंक कलर का बना हुआ है, यहाँ भी पिंक कलर में है लेकिन उसका शेप चेंज है ना, स्टार टाइप में दिख रहा है। तो ये क्या है? यही है आपके कन्वेंशनल साइंस। ठीक, की और लीजेंड इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिंबल दैट आर यूज्ड इन द मैप। तो ये जो कन्वेंशनल साइंस वगैरह साइन वगैरह यूज हुए हैं या सिंबल यूज हुए हैं, इसको यहां पे ये जो की है ये यहां पे शो करता है कि कौन से साइन को किस चीज के लिए यहां पे मेंशन किया गया है। ये एक्सप्लेन करता है इसकी मीनिंग की। इसकी मीनिंग क्या है? तो यहां इसकी मीनिंग देखो, ये नेचुरल गैस वगैरह है यहाँ पे, इसके लिए यूज किया गया है ना। काफी जो है कि ये इमेज ब्लर हो गया है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो शेप है ये किसके लिए है? कॉपर के लिए, कि यहाँ पे कॉपर मिलता है। ये मिनरल एंड फॉरेस्ट डेंसिटी, ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका डायरेक्शन बता रहा है। फिर इसके बाद स्केल यहाँ पे नहीं दिया होगा तो स्केल होगा, ठीक है, यहाँ स्केल नहीं दिया हुआ था, जहां पे मेनली स्केल हर जगह पे दिया रहता है। मैप नॉट टू स्केल, स्केल करने के लिए ये नहीं है, ये मेनली आपको दिखा रहा है। टोपोग्राफिक मैप है ये, इंटरनेशनल बाउंड्री और आपका स्टेट बाउंड्री दिखा रहा है। टाइप्स ऑफ मैप, तो 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट हमने पूरे देख लिए, है ना, 5 और 6। ठीक, अब टाइप्स ऑफ मैप, तो अलग अलग तरह के मैप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज maps can be classified as large scale map and small scale map। साइज के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में ही ट्रोपोग्राफिकल मैप्स आते हैं। किस कैटेगरी में फॉल करता है? लार्ज स्केल मैप की कैटेगरी में। These maps are prepared after a careful and accurate survey of the area। क्या कह रहा है टोपोग्राफिकल मैप के बारे में? कह रहा है टोपोग्राफिकल मैप के बारे में कि एक डिटेल्ड और केयरफुल एक्यूरेट सर्वे किया जाता है और उसके बाद इस मैप को बनाया जाता है। इन लार्ज स्केल मैप्स इंडिया, these maps are prepared by the सर्वे ऑफ इंडिया। कौन बनाता है हिंदुस्तान के अंदर इसको? सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है। They are drawn on scale of 1:50,000 and 1:25,000। स्केल का मतलब बता दिया, एक यूनिट मैप पे है तो 50,000 यूनिट एक्चुअल में, एक यूनिट अगर मैप पे है तो 25,000 यूनिट एक्चुअल में। तो ये कोई भी रेशियो वो ले सकते हैं दोनों में से। These maps are multi-purpose and they show natural features such as hill and river and man-made features such as railway, building and canals। तो मैप, टोपोग्राफिकल मैप भी जरूरत के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, यानी कि नेचुरल फीचर्स के लिए भी बनाई जा सकती हैं या फिर मैन मेड फीचर्स को दिखाने के लिए बनाई जा सकती हैं। और इससे क्या आसान होता है, किसी भी चीज के लिए प्लानिंग करना आसान होता है। जैसे टूरिज्म वगैरह के लिए प्लानिंग आसान हो जाएगी इसकी वजह से। जैसे अगर कहीं कोई पावर प्लांट लगाना है तो उसके लिए भी आसान होगा। डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है तो पर्टिकुलर एरिया का मैप चाहिए आपको, है ना। तो these maps are very useful for planning defense, tourism, etc., railway, anything, किसी भी चीज के लिए।
आपको मैप चाहिए कि आसपास का इलाका कैसा है, ताकि आप देख सके कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ड्रेनेज पैटर्न वहां का कैसा है जब डैम आपको वहां पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो दूसरा लार्ज स्केल मैप की कैटेगरी में है कैडेस्ट्रल मैप्स। किस तरह के मैप होते हैं कैडेस्ट्रल? कैडेस्ट्रल मैप प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल ऑफ एन एरिया सच एज बाउंड्रीज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इंडिविजुअल बिल्डिंग। यानी कि लोगों की जो घर है, मकान है, फैक्ट्री है, पावर प्लांट है, उन सब की बाउंड्रीज वगैरह को ये दिखाता है। कैडेस्ट्रल मैप एग्जैक्ट डिटेल देता है। These maps are used to demarcate the boundaries of fields and building to register the ownership of landed property। अब ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये आपको बिल्कुल बाउंड्री को डिमार्केट कर रहा है कि भाई ये आपकी हद है ना, लिमिट कर रहा है बाउंड्री को, है ना। सामने से इतना रास्ता छूटा रहेगा और ये रहेगा। कभी जमीन की रजिस्ट्री वगैरह देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा, मैप आपको रफली बना के दिखाता है, चौहद्दी वगैरह सब होता है कि आसपास दाएं बाएं आगे पीछे कौन कौन है ना। मेनली मेंशन करते हैं कि इस साइड में किसका मकान है, सामने किसका मकान है, रोड सामने कितने मीटर चौड़ा है और पीछे में क्या है ना। तो ये जो कैडेस्ट्रल मैप होते हैं ये ओनरशिप वगैरह में बहुत इस्तेमाल होते हैं। भाई ओनरशिप वगैरह किसी को देना है तो लिमिट करेगा, बाउंड्री को दर्शाएगा, तो आदमी कब्जा ज्यादा जमा लेगा ना। तो ये भी स्केल फैक्टर पे बनते हैं, तो इनका स्केल एक्यूरेट रहता है। दे आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक रिकॉर्ड। गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है पब्लिक रिकॉर्ड के लिए। एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन लीगल डॉक्यूमेंट, है ना। दस्तावेज वगैरह है तो कैसे पता चलेगा हमारी कितनी जमीन है, किसके बगल से है, किसके इधर से है। तो एक दूसरे के लिए, सबके लिए लिखा पड़ा होता है। मैप सब कुछ दर्शाता है यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स आर रेवेन्यू मैप्स। रेवेन्यू मैप्स कौन से होते हैं कि भाई घर मकान यहाँ पे कितने हैं, और घर मकान के अलावा यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह कितनी हैं, है ना। तो इससे देखने से पता चलता है कि भाई कौन कौन हमारे एरिया में लग रहा है। पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलर एरिया के मैप को देखेगा और देखेगा कि उसकी एरिया के अंदर कितने बिल्डिंग्स आ रही हैं, कितने घर मकान आ रहे हैं। जैसे वीडीए वालों के पास है ना, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे यहाँ है, तो उनके पास होता है सेटलमेंट मैप होता है, विलेज मैप होता है एंड सिटी प्लान मैप होता है। सिटी प्लान मैप भी होता है हमारी सरकार के पास कि किस तरह से शहर का विकास किया जाए, किधर स्पेस खाली है, किधर स्पेस भरा है, किधर ज्यादा क्राउडेड है, किधर पे रोकना है बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किधर पे जो है परमिट करना है। जैसे लोग अपने मन से प्लॉटिंग करने लग रहे हैं, है ना, तो उसमें भी अभी देखा होगा। तो मैप्स वगैरह होते हैं उनके पास, अधिकारियों के पास। वो देखते हैं कि किधर का हमारा जो है खेतीबाड़ी वाला इलाका है, किधर परमिट है, किधर परमिट नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेते हैं। स्मॉल स्केल मैप्स क्या होते हैं? स्मॉल स्केल मैप्स में आपका आता है, पहला है वॉल मैप्स। अब ये जो वॉल मैप्स हैं, दीज मैप्स आर मेंट टू रिप्रेजेंट लार्ज एरियाज दैट कुड बी व्यूड एट अ ग्लांस। एक नजर में तुम पूरे एरिया को तुम देख सको, है ना। देखो एक नजर में ये बड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ है। ये स्कूल वगैरह के क्लासरूम वगैरह में भी लगा रहता है। They show features like railway, road, physical, political relief, temperature, population, industries and vegetation। वेदर वाले क्या लगाते होंगे भाई? टेम्परेचर वाला। रिलीफ फीचर वाला वो माउंटेनियर्स वगैरह यूज करेंगे, रेलवे वाला यूज करेंगे, रोड्स वाले। यानी कि मैप तो एक ही रहेगा, मैप तो यही है। अच्छा एरिया यही है, चलो मान लिया ये हमारा हिंदुस्तान ही है। अब ये जो इंडिया का मैप है जो कि तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो इंडिया का मैप है, अब रेलवे वाले क्या करेंगे, इंडिया के अंदर जितनी रेलवे लाइंस हैं सिर्फ उसको मेंशन करके वो बना देंगे, तो वो थीमेटिक हो जाएगा, मतलब एक थीम ले लिया। ऐसे ही रोड कंस्ट्रक्शन वाले, वैसे ही फिजिकल फीचर्स वाले, पॉलिटिकल के लिए सिर्फ बाउंड्रीज वगैरह, टेम्परेचर के लिए पॉपुलेशन, तो सिर्फ पॉपुलेशन उसके अंदर मेंशन रहेगा। तो ये बड़े पैमाने पे एक नजर में आपको देखने के लिए बड़ा सा मैप दिखाई देगा, और यही वॉल मैप्स होते हैं, दीवारों पे लगाए जाते हैं, चार्ट पेपर के साइज के होते हैं। दे आर यूज्ड
फॉर डिस्प्ले पर्पसेस इन क्लासरूम एंड म्यूजियम। क्लासरूम में, म्यूजियम में या किसी जगह पे इसका इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जहां पे इनकी जरूरत होती है, और एक नजर में जहां पे आपको एक बड़ा एरिया व्यू करना है उसके लिए, तो बड़े एरिया को ये दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका एटलस मैप्स। एटलस की बुक भी आती है भाई इनकी। तो दीज मैप्स आर ड्रॉन ऑन अ स्मॉलर स्केल एंड आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल कंट्री ऑन अ सिंगल शीट। स्मॉलर स्केल पे बनाई जाती है, ठीक है, यानी एक्चुअल में बहुत बड़ा लेकिन बनाया जाता है स्मॉल स्केल पे। देख लो कितना छोटा सा है लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट्स को ये दिखा रहा है, कंट्रीज को। Since these maps are drawn on a smaller scale, they give a condensed and generalized picture of different area of the world. ये एक बस जनरल पिक्चर देता है पूरी दुनिया का, है ना, कंट्री वगैरह का। The features generally shown by Atlas map include relief यानी कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स वगैरह, वैलीज वगैरह, ड्रेनेज यानी कि किस तरह से पानी वो नदियां वगैरह हैं और वहां पे ट्रिब्यूटरी वगैरह है, वेजिटेशन वनस्पतियां, मिट्टी वहां की, क्रॉप्स वगैरह को शो करता है, मिनरल्स शो करता है, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, सिटीज एटसेट्रा, है ना। तो ये जो मैप्स है मेनली इनका आप ये समझो कि इनको स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है। डिस्पाइट लैक ऑफ, एक पेज पे ही ये सब कुछ आपका डिपिक्ट करते हैं। डिस्पाइट लैक ऑफ डिटेल्स दीज मैप आर बेस्ट सूटेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये आईसीएससी बोर्ड में खरीदा भी था। मैंने अपने टाइम में एटलस मैप बुक आती है, अभी भी आपको बोला जाता होगा किसी किसी स्कूल में लेने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि अलग अलग कॉन्टिनेंट के लिए रहता है बुक में, पूरा अलग अलग कॉन्टिनेंट के लिए अलग अलग थीम के ऊपर रहता है कि कहाँ का कितना पॉपुलेशन है, कहाँ कितना जो है मिनरल मिल रहा है, कहाँ कितने माइंस वगैरह है, वो सारी चीजें मेंशन रहती हैं। Maps can also be classified on the basis of their purpose and content. अभी तो हम लोग साइज के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में भी दो तरह के हम लोगों ने देखे और स्मॉल स्केल मैप में भी दो देखा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पर्पस किस वजह से बना रहे हैं और क्या कंटेंट उसमें रहेगा, उसके हिसाब से हम मैप को क्लासिफाई कर सकते हैं एज फिजिकल मैप। फिजिकल, अच्छा क्लास में देखा होगा कभी, स्कूल में बोला जाता होगा कि फिजिकल मैप लेके आना फिल करने के लिए, पॉलिटिकल मैप लेके आना फिल करने के लिए। तो क्या होता है, तो फिजिकल मैप, दीज मैप प्रोवाइड डिटेल अबाउट द नेचुरल फीचर्स ऑफ एन एरिया और अ कंट्री। ये वो मैप्स होते हैं जो नेचुरल फीचर्स को दर्शाते हैं किसी कंट्री के। नेचुरल फीचर्स यानी कि उसकी जो नेचुरल बाउंड्री है, जो माउंटेन्स हैं, जो रिवर्स हैं, उनको ये दिखाते हैं आपके फिजिकल मैप। वही पॉलिटिकल मैप की बात करें तो दीज मैप पोर्ट्रेट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अलोंग विद देयर स्टेट्स। अलग अलग देश को ये दर्शाता है, जैसे ये इंडिया का है तो इंडिया को दर्शा रहा है और इंडिया के साथ साथ ये बाउंड्रीज बता रहा है इंडिया के स्टेट्स की। नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज शो करेगा, पॉलिटिकल यूनिट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वगैरह शो करेगा, इस तरह का मैप। यानी ये सारी कैटेगरी किसमें आती है, पॉलिटिकल यूनिट्स वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजंस वाली, नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये सब जो दिखाता हुआ मैप है, ये सारे मैप कैसे हैं आपके, पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक। इसके बाद आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, these maps show a particular feature or theme of the area like vegetation, climate, population, density, etc. क्या दिखा रहा है, ये जो मैप होते हैं एक पर्टिकुलर फीचर दिखाते हैं, यानी एक खास तरह की विशेषता बतलाने वाले मैप होते हैं। यहाँ पे ये हिंदुस्तान का मैप क्या दिखा रहा है, नेचुरल वेजिटेशन दिखाया गया है हिंदुस्तान के मैप में, यानी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो दिखाई जा रही है इस मैप के अंदर। हर जगह पे अलग अलग कलर से, ग्रीन कलर दिखाया गया है मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। यहाँ पे ऑरेंज कलर दिखाया गया है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट के लिए। और फिर देखो यहाँ पे लाइट येलो टाइप में जो कलर दिखाया गया है, बादामी टाइप का कलर है, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के लिए। ये पिंक कलर दिखाया गया है ट्रॉपिकल थॉर्न। इसीलिए अलग अलग देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है लीजेंड, की और लीजेंड इसी को कहते हैं ना,
तो यहाँ पे ये मेंशन है कि कौन सा कलर किसके लिए है, और ये सारे ही कलर किस कैटेगरी को शो करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को ही शो करते हैं, यानी पूरा ये नेचुरल वेजिटेशन को ही शो करता हुआ मैप है। All types of cultural maps, most of the atlas maps, industrial maps, agricultural maps, military maps, linguistic maps fall in this category. अब यहीं पे नेचुरल की जगह पे लिंग्विस्टिक मैप हो जाएगा, तो हर जगह पे क्या देगा आपका स्टेट के अकॉर्डिंग कहां-कहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है। वही यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैप हो जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन रहेगा कि भाई यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, यहाँ पे किसकी इंडस्ट्री है, कहाँ कोल इंडस्ट्री है, कहाँ आयरन इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, मिलिट्री का बेस कहाँ है, मिलिट्री वाला मैप रहेगा, तो एक थीम पे रहता है पार्टिकुलर, बस उसी विशेषता को बताता है। तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैप, कंटेंट एंड पर्पस के हिसाब से, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप हमने देखा क्या होता है, फिजिकल फीचर को शो करता है, माउंटेन्स वगैरह इनको शो करेगा, रिवर्स वगैरह को। पॉलिटिकल क्या करेगा, बाउंड्रीज वगैरह को शो करेगा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज वगैरह को। थीमेटिक मैप क्या करता है, एक थीम के ऊपर बेस होता है, नेचुरल वेजिटेशन, तो सिर्फ उसी को शो करेगा हर जगह पे, पूरे पर्टिकुलर एरिया का जो मैप है। या फिर इंडस्ट्री के लिए रहेगा तो इंडस्ट्रीज को सिर्फ दिखाएगा। लिंग्विस्टिक में रहेगा थीम अगर उसका, तो लैंग्वेज कहाँ पे क्या क्या बोली जाती है उसको दिखाएगा। वही स्केल के अकॉर्डिंग लार्ज स्केल मैप होते हैं और स्मॉल स्केल मैप होते हैं। एक होता है आपका कैडेस्ट्रल मैप और दूसरा टोपोग्राफिकल मैप। वही हमने देखा स्मॉल स्केल में एटलस मैप और वॉल मैप। कैडेस्ट्रल मैप्स हमने देखा ये आपके लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं। वही टोपोग्राफिकल मैप हम लोगों ने देखा कि अलग अलग सिंबल साइंस को यूज करके उसको बनाया जाता है ना, कॉन्टूर लाइंस वगैरह इसी में यूज होती हैं। और एटलस मैप आपका कौन सा होता है, एटलस मैप यानी कि स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है इसको, और छोटे से एरिया में पूरे एरिया डिपिक्ट किया जाता है। वॉल मैप्स कौन से होते हैं, वॉल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो एक ही नजर में आपको पूरा देखने को मिले। फर्दर आगे अब मूव करते हैं टोपोग्राफिक और ऑर्डिनेंस मैप्स। ये क्या होता है, डिटेल्ड पढ़ेंगे। The term topography has been derived from two Greek words, topos meaning a place and grapho meaning to draw or depict। यानी टोपोग्राफी का अर्थ क्या हुआ, ग्रीक वर्ड्स टोपोस का मतलब क्या देता है, एक जगह, एंड ग्राफो का मीनिंग क्या देता है, ये डिपिक्ट, यानी किसी जगह को क्या करना, चित्रित करना, यानी किसी जगह को ड्रॉ करना। Thus a topographical map shows the surface of the earth in detail। क्या करता है, ये अर्थ के जो सरफेस है इसको बिल्कुल किस में दिखाता है, डिटेल में दिखाता है। A topographical map is also known as topographical survey sheet or simply topo sheet। टोपोग्राफिकल मैप को क्या कहा जाता है, इसको जाना जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे शीट के हिसाब से, या सिंपली टोपो शीट इसको कहा जाता है। Topographical maps are drawn on a number of sheets where each sheet depicts the details of only one particular part of the whole area। अभी हम आगे मैप को में देखेंगे कि मैप के अंदर जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जाते हैं और जो ग्रिड सिस्टम फॉर्म होता है, इस ग्रिड सिस्टम को भी क्या किया जाता है, 24 स्क्वायर्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और फिर वो जो 24 स्क्वायर्स होते हैं आपको उनको फर्दर अल्फाबेटिकली डिवाइड किया जाता है 16 यूनिट्स के अंदर। तो ये जो आपके टोपो शीट्स वगैरह होते हैं ना, ये आपके देखा होगा 45 D7 इस तरीके से होता है आपका। तो ये पर्टिकुलरली क्या मेंशन करता है, ये पर्टिकुलर एरिया के लिए अलग अलग शीट पे अलग अलग पेज पे इसको बनाया जाता है। ये जो शीट्स होती हैं आर ज्वाइंट टू गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द एंटायर एरिया, और पूरे को आप ज्वाइन कर दोगे सारे शीट को तो आपको पूरा एंटायर एरिया मिल जाएगा, है ना, एंटायर एरिया का मैप मिल जाएगा। टोपोग्राफिकल मैप्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनेंस सर्वे मैप्स as these maps were originally drawn in Britain for the army under the direction of Surveyor General। तो सर्वेयर जनरल के अंडर में मिलिट्री के लिए ये बनाया गया था, आर्मी के लिए बनाया गया था, किसके डायरेक्शन में, सर्वेयर जनरल के डायरेक्शन में, और ओरिजिनली कहां शुरू हुआ था, ये ब्रिटेन में शुरू हुआ था। तो इसीलिए टोपोग्राफिकल मैप को ऑर्डिनेंस सर्वे मैप भी कहा जाता है।
These maps are prepared in every country. हर देश में अब इस मैप को बनाया जाता है. In India, ordnance maps are published by the Survey of India, देहरादून. और हिंदुस्तान में कौन बना रहा है? हिंदुस्तान में सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में जो है वो इस मैप को बनाती है. देखो ये रहा नेमिंग, दिख रहा है, ये नेमिंग है, ये इसकी स्केलिंग है, और ये देखो ये एक पर्टिकुलर एरिया होगा, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, और एरिया का यहाँ पे टोपोशीट का नंबर दिया हुआ है G43S7. अब ये कैसे आता है आगे पढ़ाते हैं आपको कि ये कैसे आता है. देखो पर्टिकुलर एरिया है, और एरिया भी देखो डिवाइडेड है. गुजरात का पतान वाला इलाका है 45D8 है, 12 है, 11 है, और ये गुजरात का बारिया कांता जगह है. फिर ये राजस्थान इधर आ जा रहा है ना. तो अलग अलग एरिया को डिपिक्ट करता हुआ अलग अलग शीट होता है. ये है आपका एक टोपो शीट जिसके अंदर स्केल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है. A topographic map is similar to a physical map. Physical map की तरह ही होता है in the sense that it shows different physical landscape features. यहाँ पे मुझे लगता है कुछ हाइड हो गया है. तो टोपोग्राफिक मैप जो होता है सिमिलर होता है फिजिकल मैप की तरह, है ना, और डिफरेंट फिजिकल लैंडस्केप फीचर ये भी दिखाता है. हाउएवर डिफरेंस कहां पे आता है? It is different from physical map as it uses contour lines to show changes in the landscape. जो रिलीफ फीचर हैं, यानी माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं, कहीं पे कोई बड़ा जो है गहरा आपका वो गड्ढा वगैरह है, अगर आपको दिखाना है तो उसको दिखाने के लिए ये टोपोग्राफिकल मैप पे किसका इस्तेमाल होता है? कॉन्टूर लाइन का इस्तेमाल होता है. All topographical maps show two type of features. सारे जितने भी टोपोग्राफिकल मैप होते हैं दो तरह के फीचर्स दिखाते हैं. पहला तो फिजिकल फीचर दिखाता है और दूसरा मैन-मेड फीचर दिखाता है. फिजिकल फीचर आपको पता है, these include valleys, hill plateaus, peaks, passes, waterfall etc. मालूम है ये वादियां हैं, दो पहाड़ियों के बीच में ये पहाड़ है, ये पठार बोलते हैं इसको, चोटी है, दर्रा यानी पासेस, वाटरफॉल है ना, झरने वगैरह. दे आर डिपिक्टेड बाय कॉन्टूर. कॉन्टूर लाइन से डिपिक्ट किया जाता है. कॉन्टूर लाइन कुछ इस तरह से होती है. आगे आने वाले चैप्टर में हम कॉन्टूर लाइन के बारे में पढ़ेंगे. द लाइंस दैट जॉइन प्लेसेस हैविंग द सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल. तो मीन सी लेवल से ऊपर जितनी भी जगह अगर सेम हाइट की होगी तो ये कॉन्टूर लाइन उन सारी जगह को जोड़ता है, और ये क्रिस क्रॉस एक दूसरे को नहीं करते, ब्रोकन नहीं होते. By noticing the pattern and density of the contour lines, we can determine the shape, height and gradient of a particular area with its specific feature. अब कहीं पे कॉन्टूर लाइन अगर दूर दूर है तो वहां पे देखो, एक तो होता है आपका जैसे ये ऐसे हाइट गई तो ये देखो ये एकदम स्टीप हो गया, ठीक है, और वही ग्रेडियंट अगर देखोगे तो ये इस तरह का अगर ढलान है तो ये ग्रेडियंट होता है. तो आप जहां पे ज्यादा गैप देख रहे हो वहां समझो कि वहां कैसा है, ग्रेडियंट है, और जहां पे कम एक दूसरे से क्लोजर है वहां पे कैसा है, स्टीप है. वहां पे हाइट कैसी है, वहां का शेप कैसा है ना, वो सारी चीजें मेंशन है. जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ पे जो हाइट होगी माउंटेन की, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना. जैसे जमीन से ये ऊंचाई है 100 मीटर, फिर जमीन से ये ऊंचाई है 200 मीटर, ये है आपका 300 मीटर, ये है आपका 400 मीटर, ये है आपका 500 मीटर, ये है आपका 600 मीटर, और ये आपका 700. कॉन्टूर लाइन कैसे बनेगी वो देखो, यहाँ पे कॉन्टूर लाइन यहाँ दिखाएगी, ये अंदर में ही रहेगा 700. फिर इसके लिए देखो ऐसे यहाँ कॉन्टूर लाइन बनेगी और यहाँ मेंशन होगा 600. फिर इसके बाद ऐसे कॉन्टूर लाइन बनेगी इसके लिए, फिर इसके लिए कॉन्टूर लाइन बनेगी ऐसे, फिर इसके लिए कॉन्टूर लाइन, और ये बाहर जाते हुए कम होता जाएगा 500, 400, 300, और इस तरह से देखो कॉन्टूर से हमने क्या दिखा दिया, क्या दिखाया हमने दिखाया एक माउंटेन को, यानी कि उसकी चोटी 700 मीटर की ऊंचाई पे है,
फिर उसके बाद उसके ऊपर ढलान है और कितना है, फिर 500 मीटर है, फिर 400, फिर 300 और फिर ये ग्राउंड वाला लेवल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिपिक्ट करते हैं। तो सिर्फ कॉन्टूर लाइन यहाँ पे मेंशन रहती है मैप के ऊपर फिजिकल फीचर्स को दर्शाने के लिए। कॉन्टूर लाइन से ही अंडरस्टूड किया जाता है कि वहां पे फिजिकल फीचर कैसा है। फर्दर कल्चरल और मैन मेड फीचर, ये क्या होता है, तो दीज इंक्लूड रोड, रेलवे, ब्रिजेस, बिल्डिंग, कैनाल एटसेट्रा। तो ये जो मैन मेड फीचर होते हैं इसमें क्या क्या आता है, इसमें सड़कें दिखाई देंगी, ब्रिजेस दिखाई देंगे, बिल्डिंग दिखाई देंगे, कैनाल दिखाई देंगे। तो ये वो मैप है जो क्या दिखा रहा है, ये मैप आपका शो कर रहा है मैन मेड फीचर को। वो फिजिकल वाला नेचुरल फीचर दिखाता था, ये मैन मेड फीचर दिखा रहा है। They are represented by symbols called conventional sign. Conventional signs के हिसाब से यहाँ दिखाया जाता है। और ये रहा की और लीजेंड कि किस सिंबल का क्या मतलब है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, मैन मेड फीचर्स को दिखाता हुआ, देखो हॉस्पिटल्स को दिखा रहा है ना, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह को दिखा रहा है, पोस्ट ऑफिस को दिखा रहा है, यहाँ पे स्टेशन को दिखा रहा है, रेलवे स्टेशन। We shall study contours and conventional symbol in detail in next chapter. तो इन सब के बारे में टेंशन नहीं लेना है ना, कॉन्टूर वगैरह से लेके बाकी सारी चीजें अभी नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली हैं। इसके बाद एक ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस की थोड़ी सी हमने बात की थी कि जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, जहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ग्रिड फॉर्म होता है। A grid is a set of lines used to find the exact location of places on a map. ग्रिड क्या करता है, ग्रिड हमको मदद करता है कि हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाए किसी भी जगह का। जैसे कि हमने पहले वाले में ही देखा था कि जो ग्लोब था, तो ग्लोब के ऊपर लाइंस मेंशन थी और हर लाइन की अपनी अपनी वैल्यू है। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो यहाँ पे ये जो ग्रिड फॉर्म हो रहा है, ये ग्रिड की नंबरिंग से हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मैप के ऊपर हमारा वो प्लेस एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट हो रहा है। On an ordinary map or a globe prepared on a small scale, one can easily find out the position of a town with the help of the grid formed by latitude and longitude line. तो latitude and longitude वाली lines के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया ऑक्सीडेशन पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। Topographical maps are, however, large-scale maps, so exact location cannot be expressed accurately by the grid of latitude and longitude. देखो latitude और longitude भी इसी तरीके से मेंशन रहते हैं, बताया दिखाएंगे आगे। तो ये टोपोग्राफिकल मैप जो है बड़े बड़े मैप है, लार्ज स्केल मैप है, बहुत सारे बड़े एरिया को दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से जो ग्रिड फॉर्म हो रहा है, सिर्फ इससे स्पेस का पता लगा सकते हो। तो इसमें भी बहुत बड़ा एरिया आपको मिलेगा और इस बड़े एरिया में एग्जैक्ट जगह को पता करना और ज्यादा मुश्किल है। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, अ ग्रिड रेफरेंस सिस्टम कंप्राइजिंग अ स्क्वायर ग्रिड विथ ग्रिड लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल एंड नंबर सीक्वेंशियली from the origin at the bottom left of the map is used to indicate the location of a place in terms of a series of vertical and horizontal lines identified by numbers or letters. अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम लोग बिल्कुल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल लाइंस लेते हैं और ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं और छोटे छोटे ग्रिड फॉर्म करती हैं विद इन दिस ग्रिड। ये भी आगे इंडिया के मैप के रेफरेंस में हम आपको बताएंगे। मेनली यहाँ पे जो वो आपका ऊपर से नीचे यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल तो ये आपका ये
हॉरिजॉन्टल आपका स्टिंग्स होता है और वर्टिकल आपका कौन सा है, नॉर्डिंग्स है। तो ये लाइंस यहाँ पे मेंशन की जाती हैं और ये लाइंस क्या करती हैं, फिर से और ज्यादा डिटेल्ड लोकेशन देती हैं कि कोई प्लेस कहाँ लाई कर रहा है। जैसे यहाँ 3 प्लेसेस मेंशन है, ए है, बी है, सी है। तो देखो अगर नॉर्मली हम देखें सिर्फ स्टिंग्स और नॉर्डिंग से, तो ये ए वाली पोजीशन देखो, ए वाली पोजीशन कहाँ है, पहले ये स्टिंग्स डालेंगे 97 पे है, ठीक है, और 97 पे कहां पे है, ये नीचे से शुरू होता है तो 0 पे है। फिर उसके बाद अगर हम इधर आए नॉर्दिंग की बात करें तो ये बिल्कुल 28 पे आ रहा है और 28 के भी एकदम कॉर्नर पे, तो 28 0 हो जाएगा और यही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। फिर वही बी के लिए देखो, बी के लिए कितना आ रहा है, बी के लिए आ रहा है आपका ये 99, कितना आ रहा है 99, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाओगे तो क्या आ सकता है, 9 आ सकता है, नहीं तो 8 आएगा, यही तो आएगा। ये जो b यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ऐसे है और इसको भी क्या करना है, फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर देना है। कितने पार्ट में, 10 पार्ट में। कितने हो जाएंगे बॉक्सेस, 100। तो यहाँ पे b यहाँ ऊपर कहीं लाई कर रहा है तो ये 9 या 8 के पोजीशन पे आएगा। फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है, नॉर्दिंग्स लिखना है स्ट्रिंग्स के बाद। तो नॉर्दिंग्स में देखो ये कहां पे आ रहा है, ये आपका 31 में आ रहा है, देखो यहाँ पे 31 में आ रहा है। और 31 में भी यहाँ पे अगर लाइनिंग करो 1 2 3 4 5 6 तो ये भी नीचे की तरफ भी कहाँ आ रहा है, यहाँ से भी देखो तो यहाँ से भी ये 0 1 2 3 से करोगे तो यहाँ पे भी ये 9 में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 9 मेंशन है। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा डिटेल्ड में सीखने को मिलेंगी, बाकी इंडिया के रेफरेंस में भी अभी आपको दिखाते हैं। हाँ तो देखो पीछे अगर कुछ गलत कह दिया हो तो यहाँ देख लेना, वर्टिकल लाइंस स्टिंग कहलाती हैं, सॉरी वहां पे शायद मैंने उल्टा कह दिया, और हॉरिजॉन्टल लाइंस नॉर्दिंग कहलाती हैं, और यही दोनों एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं तो ये ग्रिड सिस्टम फॉर्म होता है। 4 फिगर ग्रिड सिस्टम तो इन्हीं से बन जाएगा, ये इनसे बनेगा 4 फिगर ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे मैंने 8 मेंशन किया, 9 मेंशन किया और मैंने 10 मेंशन कर दिया, ठीक है। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे होता है, जैसे मान लो कोई जगह यहाँ पे A है, ठीक है, ये A कहाँ लाई कर रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ये लिखेंगे, तो ये किधर में लाई कर रहा है, तो ये आपका 31 वाले में लाई कर रहा है। नहीं एक मिनट, इधर किसको लिया था हम लोगों ने, 98 को ही लिया था, हाँ बिल्कुल सही लिखा है मैंने। तो यहाँ पे ये देखो 31 वाले में ही कर रहा है, ऐसे पहले मैं बना दूं, है ना। यहाँ पे कोई और कलर लेना हो तो कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया, इस एरिया में पर्टिकुलरली मेरा लाई कर रहा है A। अब ये जो A लाई कर रहा है तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, स्टिंग, यानी 31 हमने लिख दिया, ठीक। और स्टिंग के बाद हमको क्या मेंशन करना है, नॉर्दिंग। नॉर्दिंग कहाँ पे है, तो ये 9 है, तो क्या लिख देंगे 0 9, ये हो गया। ये वो जगह है, ये वो बॉक्स है, ये वो ग्रिड है जहां पे ये लाई कर रहा है, तो ये 4 फिगर हुआ, कितना फिगर हुआ, 4 फिगर, ठीक। वही हमको 6 फिगर अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और करना होगा 9 10 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा, अब अगर हम यहाँ पे अगर कोई प्लेस यहाँ पे है और उसको मेंशन करना चाहें तो अब जो हम ग्रिड रेफरेंस लेंगे वो 6 फिगर का लेंगे। तो ये बात समझ में आई होगी कि 4 फिगर क्या है और 6 फिगर क्या है। 4 फिगर सिर्फ इसको मेंशन करता है और 6 फिगर में क्या होता है, अगेन हम इस बॉक्स को 10 into 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो फिर हमारा 6 फिगर आता है। The points at which the vertical and horizontal lines of the grid cross are called coordinate। तो जहां पे ये क्रॉस कर रहे हैं ना, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है एक। These lines are numbered, इनकी नंबरिंग की गई है। Vertical lines that increase in value eastward are known as stings, ये vertical वाले sting कहलाएंगे, whereas the horizontal lines increase in value called northings, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है, हो सकता है मैंने पीछे आपको उल्टा बता दिया हो, तो यहाँ पे
आई होप वो चीज क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन से। अब यहां देख लो भाई 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, पहले ही देख लेते हैं। ये है हमारा हेबतपुर। हेबतपुर कहां लाई कर रहा है, ये ब्लैक कलर से मेंशन है। तो यहाँ 85 पे शुरू हो रहा है और इधर कहां जा रहा है 44, तो इधर आ गए तो 43 में आना है। कहां है 43 वाले लाइन में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 43 और 43 के बाद क्या लिख देंगे नॉर्दिंग्स यानी 85। लो हेबतपुर का हो गया 43 85, ये लोकेशन है हेबतपुर की, ठीक है। समझ में आ गया होगा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस is used to find out the location that lies within a particular square. In this type of reference the first 2 figure gives stings, यानी ये क्या है stings, ये क्या है नॉर्दिंग्स, लास्ट टू नॉर्दिंग्स देता है। जैसे कि लार्ज स्केल है, मिएंडर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, मिएंडर्स भाई इसकी बात हो रही है, सेटलमेंट्स है, एम्बैंकमेंट है, फिजिकल फीचर, जो छोटा स्पेस लेता है मैप पे उसको लोकेट किया जा सकता है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस से, ठीक है। कोटडा, कोटडा कहां पे लाई कर रहा है तो 43 और 86 में, कैसे लिखेंगे 43 और 86, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हमने स्टिंग की वैल्यू लिखी, फिर किसकी वैल्यू लिखी हमने नॉर्दिंग की वैल्यू लिखी, फिर इसके बाद 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। उधर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो यहां क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छा वो फोटो ही ऐसे ले ली है हमने। टू गेट द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस डिवाइड द स्क्वायर इनटू 10 इक्वल पार्ट वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली। दिख रहा है ये आपका टेंपल है, इसके लिए हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिख रहा है 10 पार्ट्स में, इधर भी डिवाइड कर दिया और 10 पार्ट्स में हमने इसको इधर भी डिवाइड कर दिया। अब ये जो नंबरिंग होनी चाहिए थी वो इधर से ही होनी चाहिए थी, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे होनी चाहिए भाई, 8 9 10 तभी आ पाएगा। और इधर भी देखो बिलो से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक। अब यहाँ पे you will now get the 3rd figure in the stings and the 6th figure in the नॉर्दिंग। अब स्टिंग्स में भी 3rd फिगर मिलेगा, जैसे 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 ये टेंपल कहां लाई कर रहा है, ये टेंपल लाई कर रहा है इस ब्लैक वाली बॉक्स में, ठीक। और ये कहां से शुरू हो रहा है 90 से शुरू हो रहा है तो 90, ठीक। और कहां वाले पे 26 है तो 26, क्यों, क्योंकि पहले स्टिंग्स लिखेंगे फिर नॉर्दिंग लिखेंगे। ये एक स्पेस यहां छोड़ो, एक स्पेस यहां छोड़ो, अभी रहने दो इस स्पेस को, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू और मिलेगी स्टिंग की, एक वैल्यू और मिलेगी नॉर्दिंग की। अब यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये कहां जा रहा है 6th पे, ठीक है। 6th हो 7th हो, है ना, तो आप यहां पे देख लेना कहां पे जा रहा है, 6 पे चला गया। फिर उसके बाद इस साइड से देखो तो यहां पे नॉर्दिंग की बात करेगा तो ये कितने पे जा रहा है, इस लाइन में 90 वाले में आपका 1 2 3 दिख रहा है, ये 3 पे, तो क्या लिख देंगे 3। तो ये आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया। स्पॉट हाइट को दिखाना हो, बेंचमार्क दिखाना हो, कॉजवे को दिखाना हो, टेंपल हो, पोस्ट ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन, वेल हो, ब्रिजेस हो, ये सब लोकेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। और ये आपको एक्यूरेटली 100 मीटर तक का देता है, 100 मीटर के दायरे तक में है, इतना लोकेट कर देता है। वो किलोमीटर्स में दे रहा था, अब ये आपको 100 मीटर के विदिन दे देता है, यानी कि आप एग्जैक्टली उतना तक तो पहुंच ही जाओगे, 100 मीटर तक के दायरे में आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस लोकेशन में है। इंपॉर्टेंस क्या है 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस का, कि ये पिन पॉइंट करता है किसी जगह को मैप के ऊपर नियरेस्ट 100 मीटर तक, कि लगभग 100 मीटर पे आपको मिल जाएगा। देखो अगेन उसी का मैंने इस्तेमाल किया है ना, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस के लिए। तो हमको क्या करना होगा, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ ये इतना क्लियर नहीं है कि हम आपको बता सके, जहां क्लियर था मेंशन करना था वहां हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको मेंशन करना है। इट एड्स ग्रेटर एक्यूरेसी टू अ मैप, ये ज्यादा एक्यूरेसी देता है आपको मैप पे।
नेशनल ग्रिड रेफरेंस, ये क्या है? तो द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अबाउट 100 years ago बाय ब्रिटिश सर्वेयर्स। किसने सेटअप किया था सर्वे ऑफ इंडिया को? ब्रिटिशर्स ने 100 साल के करीब पहले किया था। ओपन सीरीज मैप हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज पर द नेशनल मैप पॉलिसी 2005 बाय सर्वे ऑफ इंडिया। ये ओपन सीरीज मैप को इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल मैप पॉलिसी में 2005 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें कोई डीप नहीं जाना, बस एक इंफॉर्मेशन है। अ न्यू मैप नंबरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन IMW यानी इंटरनेशनल मैप ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन अडॉप्टेड। अब ये जो पॉलिसी है इसमें अडॉप्ट क्या किया गया? IMW वाली नंबरिंग सिस्टम अडॉप्ट की गई। मेनली हमको ये जानना है कि ये सिस्टम है क्या। तो ये जो IMW नंबरिंग सिस्टम है विद माइनर मॉडिफिकेशन इज यूज्ड up to 1:1 degree / 1:25 2,50,000 स्केल। देखो ये दिया हुआ है एक बॉक्स का जो एरिया है 1:1 का लेते हैं हम लोग, और जो स्केल होती है मैप की वो 1 यूनिट = 2,50,000 यूनिट, यानी कि एक्चुअल 1 यूनिट होगी मैप के ऊपर, तो एक्चुअल में वो कितना होगा? 2,50,000 यूनिट। सिंस द IMW मैप नंबर फॉर इंडिया विल ऑलवेज स्टार्ट विद एन इंडिया बीइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द फर्स्ट लेटर इज ओमिटेड। देखो कहना क्या चाहता है, जैसे अगर ये वर्ल्ड का मैप है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया भाई, नॉर्थ में डिवाइड कर दिया गया, साउथ में। जो साउथ में आएंगे तो पहला लेटर एस होगा, नॉर्थ में जो कंट्रीज आएंगे उनके लिए पहला लेटर क्या होगा? एस होगा। तो हमारा जो कंट्री है वो नॉर्थ में आता है, तो इसके लिए इसका जो वैल्यू होना चाहिए, कहीं से भी कोई वैल्यू ले लेते हैं, ये होना चाहिए G43S10। कितना है? G43S10 ये है वैल्यू। तो ये एक्चुअली में ना G के साथ N लगा होना चाहिए, लेकिन ये बीइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसकी वजह से हम N को क्या करते हैं? ओमिट कर देते हैं। ठीक, अब पूरा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखा गया है, अदर कंट्रीज को इंडिया के साथ अल्फाबेटिकली डिवाइड किया गया है। अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो ABCDEFGHIJKLM पूरा ऐसे आएगा। तो ये सिर्फ जो कटिंग है सिर्फ और सिर्फ किसकी है? ये इंडिया के लिए है। ठीक, नेक्स्ट अल्फाबेट एंड नंबर ऑफ द IMW मैप नंबर डिनोट द 6x4 रीजन ऑफ द IMW सीरीज। अब ये जो आपका G43 है, ठीक है, तो ये G43 ये जो कह रहा है इसका कि नेक्स्ट अल्फाबेट एंड नंबर ऑफ द IMW, अल्फाबेट और नंबर क्या डिनोट करता है? 6 डिग्री × 4 डिग्री का एरिया डिनोट करता है। ये देखो, ये आप देख रहे हो 72 से 78 कितने का डिफरेंस है? 6 डिग्री का, और वहीं 12 से 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे 4 × 6 24 स्क्वायर्स इसमें 1 डिग्री × 1 डिग्री के बनेंगे। तो ये जो G43 है ये किसको दिखा रहा है? 6 × 4 डिग्री को। A begins from the equator to 4 degree north latitude। A अल्फाबेट कहां से शुरू किया गया है भाई? इक्वेटर से शुरू किया है। सो शीट विद अबू, ये जो माउंट अबू है आपका राजस्थान में, वुड बी इन G43। कहां पे लाई करेगा? G43 में। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो कहां लाई करेगा? G43 में लाई करेगा। ईच, और अभी भी ये क्या है? बहुत बड़ा एरिया है। G43 क्या है? 6 × 4 का एरिया है, यानी बहुत बड़ा एरिया है। तो इसको और एक्यूरेट कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो हर जो 6 × 4 डिग्री का रेक्टेंगल है इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 24 स्क्वायर ऑफ 1 डिग्री × 1 डिग्री। देख रहे हो, 24 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। Each square is indicated serially by an alphabet increasing first toward east and then towards south, starting with A. So sheet for Abu falls within G43S। अब क्या कह रहा है? पहले तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी कि ये जो जगह है ये लाई करती है किसमें? 6 × 4 वाले में, और ये जो है कहाँ है? G43 में, इस वाले आपके ग्रिड में लाई करता है। तो इतना बड़ा ग्रिड, और ग्रिड के अंदर आप क्या किया? हमने अल्फाबेटिकली उसको डिवाइड करके 1 × 1 में डिवाइड किया 24 यूनिट में, और 24 स्क्वायर्स में डिवाइड करने के बाद सबको नंबरिंग दे दी। तो नंबरिंग के बाद ये जो फॉल हो रहा है ये S में फॉल हो रहा है, यानी G43 के अल्फाबेट S में ये फॉल कर रहा है। कौन? हमारा जो जगह है अबू। फर्दर आगे समझो इसको।
each 1 into 1 square is further divided into 16 square of 15 minute into 15 minute each. 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे 60 मिनट है आपका, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो 1 डिग्री वाला है, ये देखो यहाँ पे जूम किया हुआ है, ये 1 डिग्री वाले को, इसको क्या किया, इसको 4 into 4 में कट कर दिया, यानी कि हर एक बॉक्स कितने का हो गया, 15 मिनट into 15 मिनट का हो गया, और छोटा हो गया ग्रिड, और जो है एक्यूरेट हो जाएगा और ज्यादा। तो each square is indicated serially by numbering increasing first toward south and then toward east starting with 1। अब क्या किया, पहले देखो सबसे पहले ग्रिड बना ऑल ओवर इंडिया का ले लिया। इंडिया का लेने के बाद इंडिया में जो जगह है जो अब वो कहाँ पे लाई कर रही है, G43 वाले बॉक्स में लाई कर रही है। अब G43 वाले बॉक्स में लाई कर रही है, और उसमें भी अगर हम उसको 6 into 4 में डिवाइड करते हैं तो S वाले पार्ट में लाई कर रहा है, और S वाले पार्ट के बाद अगेन हम 1 डिग्री into 1 डिग्री को 4 into 4 में यानी 16 यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब वो किस में लाई कर रहा है, अब वो लाई कर रहा है 10 में, यानी कि S में, ये S के अंदर कितने हैं, अब ये न्यूमेरिक वैल्यू हमने लिखा है 1 2 3 4। इससे पहले क्या था, हमने अल्फाबेट लिखा था, अल्फाबेट के में एक अल्फाबेट को लेते हैं तो उसको हमने क्या किया, 4 into 4 में डिवाइड किया, अब उसके बाद नंबरिंग की तो टोटल 16 बनेंगे। तो 16 में भी ये जगह कहां पे लाई कर रही है, 10 में, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन कहां होगा, G43 S10 में, ये वो जगह है जहां पे अबू लाई करेगा। और ये सिस्टम सिमिलर टू द सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज, बाकी कंट्रीज ने भी इंडिया ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है नंबरिंग का, ये बाकी आसपास की भी कंट्रीज सेम नंबर को अडॉप्ट करती हैं। तो कितना आ गया, G43 S10, यानी और एग्जैक्ट पोजीशन तक आप पहुंच गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी कुछ डाउट्स आपके रह गए हो वो उसमें क्लियर हो जाए। तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।